तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कहा था सर CUET 2022 की प्रिपरेशन करा दीजिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। तो चलिए उसी की प्रिपरेशन करते हैं। और प्रिपरेशन सीरीज़ में मेरा ये सेट नंबर 1 है। मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा, कमिटमेंट करता हूं इस बात का। और आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक ना छूटे, इसके लिए मैं लगातार आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा आपके CUET 2022 के इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप जो है अच्छे से स्कोर कर सके। साथ ही साथ इसमें जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के अलावा, जो आपके जनरल सब्जेक्ट भी होगा, उसके भी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है ना? तो बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी स्टूडेंट CUET की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि अच्छा स्कोर हो सके, तो उसके लिए मेरे चैनल रेफ़र कीजिए और कहिए चैनल के साथ जुड़े, ताकि वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आज के इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीट सीरीज़ में लेकर आया हूँ। इसमें हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना? आप तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर मूल्य बढ़ाने का क्या उद्देश्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप जानती होंगी, जो राशनिंग सिस्टम होता है। अगर राशनिंग सिस्टम में राशनों की कीमत बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, किसानों को आकर्षक कीमत मिले, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, इस योजना में निहित सब्सिडी का भार कम हो सके, इस योजना से लाभ कमाना। फिलहाल तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, और इससे किसानों को भी आकर्षक कीमत मिले, इसकी गारंटी नहीं होती है। आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? क्योंकि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सरकार जो है सब्सिडी पर आपको अनाज वगैरह उपलब्ध कराती है। इसका मतलब सरकार उसका रेट बढ़ाने से अपनी सब्सिडी का जो भार होता है वो कम करना चाहती है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यदि सरकार PDS से वितरित अनाजों की कीमत बढ़ाती है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव ये होगा कि PDS पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार सरकार पर कम होगा। PDS का प्रारंभ, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ 1940 में किया गया था, जिसका विस्तार 1970-1980 के दौरान व्यापक स्तर पर हुआ और आज भी ये चालू है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। इसमें से कौन सा जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है, बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी, किसानों की आय में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर सी, सयत्तर प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना। और ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास करना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास करना। ठीक है? इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है: बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना, कृषक समूह को निर्माण को प्रोत्साहित करना, उद्देश्यों उत्पाद, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता है बागवान से, की प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से सस्यतर प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना, तथा बागवानी उत्पाद कृषकों की आय और पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 3, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है। यानी कि कहाँ पर जो कृषि क्षेत्र जो है माइनस में गया, उसका जो विकास हुआ है पॉजिटिव में रहा, नेगेटिव हो गया। ऑप्शन है तीसरी में, सातवीं में, पाँचवीं में या नौवीं में। राइट आंसर है ए, तीसरी में। ठीक है ना? तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई थी। सन 1961 से 1966 को अवधि में कृषि उत्पाद की वृद्धि दर -1% दर्ज की, यानी कि हर चीज़ में वृद्धि हुई लेकिन कृषि जो है माइनस में आगे गिरावट हुई थी। ये भारत के लिए युद्ध अकाल एवं राजनीतिक अस्थिरता काल, उस समय जो है भारत जो है चाइना के साथ पाकिस्तान की युद्ध लड़ रहा था, उस समय हमारी जो वृद्धि दर थी वो ऑटोमेटिक डाउन हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका।
सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? टमाटर, प्याज, आलू का मूल्य नियंत्रण करना, अनाजों के मूल्य नियंत्रण करना, दलहनों का मूल्य नियंत्रण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। जो ऑपरेशन ग्रीन था वो टमाटर, प्याज, आलू के मूल्य नियंत्रण करने से संबंधित था। और ये जो 18-19 में जो बजट वर्ष था 18-19, टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू। इसका उद्देश्य है किसानों को उसके उपजों की सही कीमत प्राप्त हो तथा उपभोक्ताओं को भी उपयुक्त कीमतों पर ये उत्पाद प्राप्त हो। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र से, वित्तीय क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से, या सार्वजनिक उपक्रमों से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कृषि क्षेत्र से। वर्ष 2016-20 की अवधि में 6000 करोड़ रुपए की लागत के साथ नई कृषि प्रोजित योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना दैट इज़ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य था कृषि उपजों की बर्बादी में कमी लाकर एवं प्रसंस्कृत कृषि उपजों को निर्यात में वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना में कृषि प्रसंस्करण संकुलों दैट इज़ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के निर्माण का भी प्रावधान किया गया, यानी कि लंबे समय तक कृषि उत्पादों को बचा के रखना और उसको निर्यात को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस बात को प्रोत्साहन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? 2012 में, 2003 में, 4 में या 5 में? तो राइट ऑप्शन है सी, 2004 में जो है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय किसान आयोग दैट इज नेशनल कमीशन फॉर फार्मर का गठन 2004 में कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। ध्यान में रखना, ये एम.एस. स्वामीनाथन वही है जिन्होंने जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की सुरक्षा करना है। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में तीव्र एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 का प्रमुख लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वर्तमान का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है, कहाँ पर है बताना है। अहमदाबाद में है, कानपुर में है, मुंबई में या सूरत में? आपका राइट आंसर है सी, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1957 में, 1948 में, 1950 में, 1956 में? राइट आंसर है 1948 में। और क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में या जयपुर में? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। सूरत यानी कि गुजरात में। गुजरात जो है जहाँ पर हीरे का सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होता है, तराशा जाता है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में स्थापित किया गया है। भारतीय आभूषणों की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना 1978 में की गई थी। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपकरण है? सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त? भिलाई स्टील संयंत्र, ध्यान में रखिएगा, सार्वजनिक संयंत्र है, यानी कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के नियंत्रण में है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अंतर्गत संचालित होता है। राष्ट्रीय निवेश कोष दैट मीन्स नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्राप्त आय रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें लोगों द्वारा खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, इस कोष का प्रबंधन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है, इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। इसे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय निवेश कोष में सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश से प्राप्त आय को रखा जाता है। इस कोष के अंतर्गत आरक्षित राशि का 75% शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है तथा 25% राशि का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश हेतु व्यय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 6, 7, 10, 9? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
10, लेकिन वर्तमान में ये केवल 8 है। कुछ को जो है सार्वजनिक से निजी में बदल दिया गया है, विलय कर दिया गया है। और कौन कौन से वो है ध्यान में रखिएगा, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, भारतीय तेल निगम IOC, भारतीय ताप विद्युत निगम NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड VEL BHEL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL GIL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। वर्तमान में भारत में 14 नवरत्न तथा 74 मिनी रत्न कंपनियां भी है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है ए लौह इस्पात, परिवहन, उर्वरक, इस्पात। तो आपका राइट आंसर है बी परिवहन। परिवहन व्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। कोर क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग शामिल है वो है उद्योग, विद्युत, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और इस्पात। कोर क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचना IIP के लगभग 40% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? मनमोहन सिंह, बसंत सेठ, शिवशंकर, NK सिंह। राइट ऑप्शन इज डी NK सिंह। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह को नियुक्त किया गया है। इस आयोग को 2020-25 अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, किंतु इस कार्यावधि में विस्तार कर दिया गया है। अब इसे वर्ष 2 रिपोर्ट प्रथम वर्ष 2020-21 के लिए तथा द्वितीय 2021-26 के हेतु प्रस्तुत की जाएगी। 6 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ, केंद्र या राज्यों के मध्य करों का तार्किक विभाजन करना है कि किस प्रकार से करों का विभाजन होना है, इस बात को ध्यान में रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, बैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? जनवरी, स्पेन, फ्रांस या रूस में? राइट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले बैट जो है लागू किया गया था और बैट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर वस्तु के संवर्धित मूल्य के आधार पर कर के आकलन को मूल्य संवर्धित कर वैल्यू एडेड प्रणाली कहा जाता है, जिसे भारत में 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर GST ने वैट को यानी कि अब जो है वैट नहीं है, वैट की जगह किसने ले लिया? GST ने ले लिया। कौन सा निकाय यह निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का है? ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, सुझाव आयोग, वित्त मंत्रालय। और राइट आंसर है आपका ए वित्त आयोग। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2080 के अंतर्गत स्थापित एवं संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वित्त आयोग ही यह निर्धारित करता है कि केंद्र व राज्यों के बीच करों का निर्धारण किस प्रकार से हो। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग लोकसभा व विधानसभा के चुनाव से संबंधित निकाय है तथा नीति आयोग भारत सरकार का नीति संबंधी थिंक है, जो भारत की नीति से संबंधित सुझाव प्रोवाइड करता है। अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? अधोगामी, प्रतिगामी, प्रगतिशील या अनुपातिक? ऑप्शन है बी, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति की होती है। अप्रत्यक्ष करों में कर का भार उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें कर वहनकर्ता एवं कर वाहक अलग अलग होते हैं। इस कर के प्रावधानों का अमीर गरीब दोनों पर समान प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसके प्रतिगामी कर के रूप में जाना जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिग्रेसिव टैक्स। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा निगमित किया जाता है? IRDA, CII, MRBI, सेबी। राइट ऑप्शन है ए IRDA, जो बीमा क्षेत्र का निगमित करता है भारतीय बीमा निगम एवं विकास प्राधिकरण। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA भारत में बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1999 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है विदेश संस्थान निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी सेल और ऑप्शन नंबर डी ONGC। तो राइट आंसर है ए विदेश संस्थान निगम लिमिटेड, दैट इज MTNL। सॉरी, महानगर जो है विदेश संस्थान निगम, दैट इज
विदेश संस्थान निगम लिमिटेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी है। भारत पूंजीकरण की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी है। NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस, TCS, SCL, इन्फोसिस। ऑप्शन है डी, इन्फोसिस। 1999 में इन्फोसिस NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। NASDAQ एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। तरलता अधिनियम लिक्विडिटी प्रेफरेंस का अर्थ क्या है? बॉन्ड तथा शेयर के रूप में परिसंपत्ति धारण करना, नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना, अचल संपत्ति का निर्माण, आभूषणों के रूप में परिसंपत्ति। तो तरलता अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करने से है। इसका मतलब ये हुआ, तरलता अधिनियम का अर्थ है दीर्घकाल तक कम तरल परिसंपत्ति तथा निवेश के बदले अधिक तरल संपत्ति को धारण करने की निवेशकों की वरीयता के कारण उत्पन्न मुद्रा की मांग में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन है सी, वित्त मंत्रालय। सरकार द्वारा राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन अर्थात आय तथा सार्वजनिक पब्लिक एक्सपेंडिचर की उचित नियमन के माध्यम से अर्थव्यवस्था के वांछित स्वरूप प्रदान करने की सरकारी राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सरकार सार्वजनिक व्यय कराधान, सार्वजनिक ऋण के आदि उपकरणों के माध्यम से राजकोषीय नीति में परिवर्तन करती है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन का संबंध संघीय बजट से है। जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में विपक्ष द्वारा कमी का प्रस्ताव किया जाता है उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ध्यानाकर्षण तथा स्थगन प्रस्ताव किसी व्यापक लोकमत के विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है। भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग में की जाती है? आर्थिक विकास के प्रोत्साहित के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, विदेशी ऋण कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए। भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा भारत सरकार लोक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। साउंड के लिए मैं आपको सॉरी कहूँगा, थोड़ी गला बैठा हुआ है, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था इसलिए मैं गला ख़राब होते हुए वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है ना। फिलहाल आपको समझने से मतलब है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण रोजगार, धन तथा आय का नियोजित वितरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन। ऑप्शन नंबर डी, मूल्य स्थिरता। तो आपका राइट ऑप्शन है सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करना। राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की प्राप्ति हेतु आगमों तथा व्ययों की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति में करों के माध्यम से धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार और मुद्रा वितरण की नियंत्रण कर मुद्रा स्फीति प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अविस्फीति होती है। इससे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अविस्फीति होती है। इससे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अधिकृत होती है। इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवमूल्यन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अविस्फीति होती है। मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में मुद्रा अविस्फीति नहीं होती, क्योंकि देश में आयातित वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है, जिससे आयात में कमी होती है, तथा निर्यात सस्ता होने के कारण निर्यात में वृद्धि होती है। और किसी भी देश में निर्यात में वृद्धि होना उस देश की प्रगति का सूचक होता है। सुपर 301 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु विस्फोट, मानवाधिकार, मुक्त व्यापार में अवरोध। ऑप्शन है डी, मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है। सुपर 301 अथवा स्पेशल 301 अमेरिकी व्यापार,
एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 की वह धारा है जिसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई की जा सकती है। इसे WTO मुक्त व्यापार नीति के विपरीत माना जाता है। विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को क्या कहा जाता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, संस्थागत निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। तो आपका राइट ऑप्शन है बी, पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी संस्था द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। इसके अंतर्गत निवेशकर्ताओं को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि निवेश की भागीदारी कंपनी के संपूर्ण शेयर के 10% से भी कम होती है। इसे FII या FPI भी कहा जाता है, दैट मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। निजी निवेश को क्या कहा जाता है? स्वायत्तपूर्ण निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या प्रेरित निवेश। निजी निवेश को हमेशा प्रेरित निवेश की संज्ञा दिया जाता है, जो कि लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है। निजी निवेश को प्रेरित निवेश भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेरित निवेश आय एवं अर्थव्यवस्था की समृद्धि से प्रभावित होता है। किसी अर्थव्यवस्था में निजी निवेश का अर्थ उन पूंजीगत संपत्तियों में निवेश से है जो उत्पादन में सहायता करती है, और यह पूर्णतः आय और अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर निर्भर होता है। किसी देश का आय अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक वितरण को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन, मौद्रिक प्राप्ति संतुलन, भुगतान संतुलन, बैलेंस शीट। क्या कहते हैं उसको? सी, भुगतान संतुलन। किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय का वार्षिक वितरण भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन वस्तुतः किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समव्यवहार का ही विवरण होता है। भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन है घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, उपयोग सभी। तो चारों के चारों सही है, यानी कि इन चारों के द्वारा ही भारत के भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। विनिवेश को निजीकरण की संज्ञा दिया जाता है। भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति और कुल व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, कुल प्राप्ति और कुल व्यय के अंतर को जो है राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा, चालू घाटा। तो क्या कहा जाता है इसमें? बी, बजट घाटा कहते हैं। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में राजकोषीय घाटा क्या है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, कुल व्यय माइनस पूंजी प्राप्ति प्लस बाजार उधारी, कुल व्यय प्राथमिक प्राप्तियाँ। ठीक है ना, तो आप राइट ऑप्शन है डी, कुल व्यय माइनस प्राथमिक प्राप्ति है, गैर ऋण प्राप्तियों को छोड़ के। राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय में से गैर ऋण राजस्व प्राप्तियों को घटाने से प्राप्त होता है। सामान्यतः सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को समाप्त करने के लिए बाजार से ऋण लिए जाते हैं, अतः सरकार द्वारा बाजार से लिए सकल ऋण को राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। हाल के वर्षों में भारत सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? रक्षा, सहायकी, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, सामान्य सेवाएं। तो अवसर है ब्याज भुगतान। भारत का आय का बहुत बड़ा भाग इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? भारत, चीन, सऊदी अरब, ब्राज़ील। तो राइट आंसर है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स के मुख्यतः 4 देशों का समूह, दैट इज़ ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को बाद में मिला नया ये ब्रिक्स बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, नेपाल। तो राइट आंसर है कंबोडिया। इसका मुख्यालय काठमांडू में होता है सार्क का, और इसके जो प्रमुख सदस्य वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान व श्रीलंका। इसकी स्थापना 1985 ढाका में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववत नाम क्या था? UNCTAD, GATT, UNIDO, OECD। तो राइट आंसर है बी, GATT। दैट मीन्स विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम था व्यापार एवं टैरिफ पर अन्य सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, दैट इज़ GATT। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 1995 में मकारा संयुक्त के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया और इसको कर दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं?
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, कनाडा, या फिर चीन, फ्रांस, रूस, यूके, अमेरिका, जापान और जर्मनी, रूस, यूके, अमेरिका। तो राइट ऑप्शन है बी, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय संघाई, नई दिल्ली, ब्राजील या मॉस्को। राइट आंसर है संघाई में है। और क्वेश्चन नंबर 42, G20 समूह 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है। इसे किसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? केवल प्रधानमंत्रियों द्वारा, केवल वित्त मंत्रियों द्वारा, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा, राज्य के प्रमुख द्वारा। उत्तर है राज्यों के प्रमुखों के द्वारा। जैसे भारत का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसी और देश में राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्र के प्रमुख जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है। G20 विश्व समूह विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, जिसे राज्यों के प्रमुखों के द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। भारत भी इसका प्रमुख सदस्य है। ठीक है ना। तो ये मेन क्वेश्चन हो गया, जिससे आपकी जो है CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। बने रहिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू एवरीवन।